देवरानी। आइए आज आपको इटावा की गलियों से होते हुए मिश्रा निवास लेकर चलते हैं, जहाँ पर मिश्रा जी का एक बड़ा सा संयुक्त परिवार रहा करता है। इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े किस्से छुपे रहते हैं। आइए ऐसा ही एक किस्सा आज आपको सुनाते हैं। सत्येंद्र मिश्रा जी की एक छोटी सी दुकान थी। बाप दादा के जमाने से चली आ रही उस दुकान को सत्येंद्र मिश्रा जी बड़े ही प्यार से संभाले हुए थे। न ज्यादा का लालच था, न कम होने की तकलीफ। बस जितना उस दुकान से मिल रहा था उसी में खुशी खुशी वो अपना जीवन चला रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और मिश्रा जी एक बेटे के पिता बन गए। बड़े बेटे धर्मेंद्र में भी पिता की तरह ही सहनशीलता का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके अंदर भी लालच, लोभ, छल, कपट की कोई जगह ही नहीं थी। धर्मेंद्र के जन्म के बाद धर्मेंद्र की माँ काफ़ी बीमार रहने लगी और अगले 10 साल यूं ही रुक्मिणी की सेहत और धर्मेंद्र को संभालते हुए बीत गए। 10 साल के बाद मिश्रा जी के यहाँ 1.5-2 साल के अंतर से एक एक करके 3 बेटों ने जन्म लिया और इस तरह मिश्रा जी कुल 4 बेटों के पिता हो गए। समय पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 4 बच्चों को संभालते, उनकी परवरिश करते कब समय पंख लगाकर उड़ गया कोई समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते बड़े बेटे धर्मेंद्र की शादी का समय आ गया। बड़ी बहू सुमन पति धर्मेंद्र की तरह ही बहुत गुणी और शांत स्वभाव की थी। 3 देवर की जिम्मेदारी उसने बखूबी संभाली और अपने संतान की तरह ही पाल पोस कर तीनों देवरों को बड़ा कर दिया। धीरे धीरे तीनों की शादी भी हुई और सुमन के बाद 3 देवरानियां भी घर में आ गई। अजी सुनते हैं, अब कब तक इस एक छोटी सी दुकान के भरोसे हमारा इतना बड़ा परिवार चलता रहेगा? मैं कहती हूँ बड़े भाई साहब से बात करके अपनी कोई अलग दुकान क्यों नहीं खुलवा लेते? पता नहीं कैसे इन मुट्ठी भर पैसों में भैया भाभी अपना सारा जीवन बिता लिया। उनकी इच्छा नहीं होती क्या कि आगे बढ़े, 4 पैसे कमाए? देख रहे हो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम्हारे बड़े भाई साहब आज तक वही छोटी सी पुरानी दुकान में बैठ रहे हैं। ना वो खुद जीवन में तरक्की करेंगे, ना तुम लोगों को आगे बढ़ने देंगे। मैं तो कहती हूँ समय रहते भाई साहब से बात करके अपना अलग व्यापार कर लो। जब से तीनों भाइयों की शादी हुई थी घर में बगावत की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गया था। कुछ दिन बाद, देखो पिताजी की एक छोटी सी दुकान है, उसके अलावा मेरे पास और कोई तो रोज़गार का साधन नहीं है। इस छोटी सी दुकान के भरोसे पिताजी ने हमें पाला पोसा, हमारी सभी ज़रूरत का ख्याल रखा। पिताजी तो हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए पिताजी के जाने के बाद उनकी ये दुकान विरासत समझकर मैंने संभाली है। भैया जब तक हम छोटे थे तब तक तो आप अकेले ही पिताजी की दुकान चला रहे थे, लेकिन अब तो सभी को अपना अपना परिवार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना कोई छोटा सा व्यापार कर लूँ। आखिर इस एक दुकान से सबका घर कैसे चल पाएगा? मेरा भी यही मानना है कि पिताजी की दुकान को बेच देते हैं और उससे जो भी रुपया मिलेगा उसे हम चारों भाई आपस में बांट लेंगे और फिर अपने अपने रुपयों से हम चाहे अपना बिजनेस करें या फिर उस पैसों को बैंक में रखें, वो हमारी मर्जी होगी। मुझे तो दुकान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। आप दुकान बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पिताजी की ये दुकान मेरे लिए उनकी आखिरी निशानी है। इस दुकान को मैं किसी भी कीमत पर बेचूंगा नहीं। अगर तुम तीनों की यही सलाह है कि तुम इस दुकान पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, ना बैठो, लेकिन इसे बेचने की बात मत करना। अरे भैया लेकिन ये दुकान कोई आपकी तो है नहीं, ये तो पिताजी की दुकान है ना। और पिताजी की दुकान हो या प्रॉपर्टी, सब पर हमारा बराबर बराबर अधिकार है। आप अकेले इसे कैसे रख सकते हैं? अपने भाइयों की बात सुनकर बड़े भाई धर्मेंद्र को गहरा धक्का लगा था। वो मार्केट में दुकान का दाम पता करता है तो उसे पता चलता है कि उनकी दुकान 20 लाख में बिक सकती है। घर आकर सुनो, दुकान के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 4 हिस्से करने पर 5 लाख हमारे हिस्से में आएगा। क्या सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए पिताजी की ये पुश्तैनी दुकान बेच देना सही होगा? मेरा तो दिल नहीं मान रहा। और हमारी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो दुकान से आज तक पूरी नहीं हो पाई? और ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं है, ये पिताजी का आशीर्वाद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुकान नहीं बेचना चाहता। पापा आपकी भावना मैं समझता हूँ, मुझे पता है आपको दुकान से कितना लगाव है। आप परेशान मत होइए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये दुकान आपके पुरखों की धरोहर है, इसे बेचना तो सरासर बेवकूफ़ी ही होगी। ठीक है, एक काम करिए,
आप अपने तीनों भाइयों को उनके हिस्से का 5-5 लाख दे दीजिए और उसके बाद आराम से इस दुकान को चलाइए। ऐसा करने से तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और आपका भी दुकान न बेचने का वचन रह जाएगा। लेकिन भाग्यवान, इतना पैसा आएगा कहाँ से? 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास कुछ गहने हैं और बैंक में भी तकरीबन 5 लाख रुपया जमा है। बाकी कुछ पैसा बैंक से लोन ले लेते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ तो कठोर निर्णय लेना ही होगा ना। पत्नी की बात सुनकर धर्मेंद्र उससे सहमत हो जाता है और अपनी सारी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर तीनों भाइयों को उनका हिस्सा देने के बाद दुकान का अकेला वारिस हो जाता है। अपने अपने हिस्से के 5-5 लाख पाकर तीनों भाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, कब तक भैया लकीर के फकीर बने रहेंगे? क्या सोचकर उन्होंने ये छोटी सी परचून की दुकान के बदले में बैंक से इतना भारी लोन उठा लिया? आमदनी अट्ठनी भर नहीं है और कर्ज लाखों का। खैर हमें क्या, हमें तो अपने हिस्से का 5 लाख रुपया मिल गया। अब भैया चाहे दुकान को चलाए या बेचे, हमें क्या मतलब। तीनों भाई अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए थे। आज तक तो घर का खर्चा बड़े भैया और भाभी ही चला रहे थे, इसलिए छोटे भाई और उनकी पत्नियों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि घर कैसे चलता है। महंगाई और तंगी का एहसास तो उन्होंने आज तक कभी किया ही नहीं था। लेकिन बड़े भाई भाभी के आंचल से निकलने के बाद अब उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आने लगा था। ईश्वर की कृपा हुई और धर्मेंद्र की दुकान, जो आज तक ठीक से चलती भी नहीं थी, वो दौड़ने लगी। देखते ही देखते धर्मेंद्र के दिन बदलने लगे और वो एक छोटे से दुकानदार से बड़ा व्यापारी हो गया। अरे फूटी किस्मत हमारी, जो बाबूजी की सोना उगलने वाली दुकान को हमने ठुकरा दिया। देखो तो कैसे दिन बदल गए भैया भाभी के। अरे राज कर रहे हैं, राज। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी ना आज तक उस मनहूस दिन को कोसती हूँ जब हमने अपना हिस्सा भाभी से अलग करने को कहा था। अरे आग लगी मेरी जुबान को, पता नहीं क्या खाकर मेरी जुबान से वो बात निकली थी। जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे छाती पीटने से तो कुछ होने से रहा। अब तो ये सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि भाभी की तरह हमारे भी दिन बदल जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है, अब जो बीत गया सो बीत गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। वैसे भी सांप के जाने के बाद लाठी पीटने का कोई मतलब नहीं होता। अरे ऐसे कैसे मतलब नहीं होता भाई? कहते हैं ना, जहाँ जा वहाँ रहा। तुम लोगों को शायद ये बात पता नहीं कि भैया ने बेशक हमें हमारे हिस्से के पैसे देकर दुकान की हिस्सेदारी अपने नाम कर ली हो, लेकिन आज तक कानूनी रूप से कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है।